नमस्कार, मैं हूं सिविल इंजीनियर जय कुमार तिवारी। मैं आवास एवं शहरी नियोजन विभाग से रिटायर्ड असिस्टेंट इंजीनियर हूं। मैं बात करता हूं मॉडल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट बायलॉज 2025 के बारे में। उत्तर प्रदेश अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्ट 1973 के अंतर्गत उत्तर प्रदेश सरकार को ये शक्तियां प्राप्त हैं कि अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटीज के लिए वो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट बायलॉज का निर्माण करे और अधिनियम के अंतर्गत बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट बायलॉज के अंतर्गत विभिन्न भू उपयोगों में निर्माण किए जाने वाले भवनों और विकास किए जाने के लिए लेआउट्स के संबंध में मानकों का निर्धारित करे। इन्हीं शक्तियों का प्रयोग करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने 2025 में बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट बायलॉज 2025 निर्गत किए हैं। यही बायलॉज संपूर्ण उत्तर प्रदेश में इस समय प्रभावी हैं। इन बायलॉज में मुख्यतया भवन के निर्माण और विकास कार्यों के संबंध में मानकों का निर्धारण किया गया है। इसके लिए एक दस्तावेज तैयार किया गया है जिसको कि बिल्डिंग बायलॉज 2025 की बुकलेट के अंतर्गत समाहित किया गया है। इस बुकलेट में 18 चैप्टर हैं, जिनमें से चैप्टर नंबर 15 जोनिंग रेगुलेशंस के लिए है और अपेंडिक्स 15 भी उसी पर प्रभावी है जोनिंग रेगुलेशंस के लिए। इसके अलावा चैप्टर 16 कंपाउंडिंग बायलॉज से संबंधित है और बाकी बचे हुए जो भी चैप्टर्स हैं वो विभिन्न भूपयोगों में भवन के निर्माण और विकास कार्यों के लिए मानक निर्धारित करने के लिए बनाए गए हैं। इन डिफरेंट चैप्टर्स के बारे में मैं ब्रीफ करता हूं आपको, अलग अलग चैप्टर्स में क्या दिया गया है और उसका उपयोग कैसे कर सकते हैं। तो चैप्टर नंबर 1, इसके अंतर्गत शॉर्ट टाइटल एंड डेफिनेशंस के बारे में बात की गई है और इस बायलॉज की एप्लीकेबिलिटी के बारे में बात की गई है कि ये बायलॉज कहाँ कहाँ एप्लीकेबल होगा। इसके अलावा डिफिकल्टी रिमूवल की बात की गई है कि अगर इस बायलॉज को अप्लाई करने में कुछ वैधानिक रूप से या विधिक कोई समस्या आती है या कुछ उपयोग करने में प्रैक्टिकल कोई प्रॉब्लम आती है तो उसकी डिफिकल्टी रिमूवल कैसे किया जाएगा। इस बायलॉज के लागू हो जाने से जो डिफरेंट गवर्नमेंट ऑर्डर्स हैं उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, अगले बिंदु पर यह बताया गया है। और सेक्टोरल पॉलिसीज के बारे में भी डिटेल से बात की गई है। सेक्टोरल पॉलिसीज पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है इस बायलॉज के अप्लाई हो जाने से। अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 2 की। चैप्टर नंबर 2 काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि नक्शा पास करने से संबंधित सारी चीजें लगभग इसमें समाहित की गई हैं और इस चैप्टर का नाम है परमिशंस फॉर लैंड डेवलपमेंट एंड बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। इसके डिफरेंट पॉइंट्स हैं। पॉइंट नंबर 1 में लैंड डेवलपमेंट एंड बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की परमिशन के बारे में बात की गई है। नंबर 2 में प्रोसीजर फॉर ऑब्टेनिंग डेवलपमेंट एंड बिल्डिंग परमिशंस के बारे में बात की गई है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पर ऑल प्लान्स के बारे में बात की गई है। पॉइंट नंबर 4 पर साइनिंग ऑफ प्लान्स के बारे में बात की गई है। इस चैप्टर के पॉइंट नंबर 5 में एप्लीकेशन ऑब्लिक नोटिस फॉर अल्टरेशन के बारे में बात की गई है। नेक्स्ट पॉइंट में परमिट फीस के बारे में, परमिट प्रोसेस के बारे में, प्रोसीजर ड्यूरिंग डेवलपमेंट एंड कंस्ट्रक्शन वर्क के बारे में बात की गई है। नोटिस फॉर कंप्लीशन के बारे में बात की गई है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 10 पर परमिशन नियर प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स एंड हेरिटेज साइट्स के बारे में बात की गई है। परमिशन अलोंग द रिवर बैंक्स के बारे में नेक्स्ट पॉइंट पे बात की गई है और आर्किटेक्चरल कंटोर के बारे में पॉइंट नंबर 2.12 में बात की गई है। क्योंकि इस चैप्टर में लैंड डेवलपमेंट और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के बारे में डिटेल से बात की गई है। सारे मानक तय किए गए हैं कि कैसे नक्शा पास करने के लिए कौन कौन से मानक हैं, क्या प्रक्रिया है। मैं इसको पढ़ के सुनाता हूं ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। इसमें लिखा हुआ है नो पर्सन शैल कैरी आउट एनी डेवलपमेंट और रीडेवलपमेंट ऑन एनी प्लॉट और लैंड इंक्लूडिंग सब डिविजन और कॉज टू बी डन विदाउट ऑब्टेनिंग ए प्रायर डेवलपमेंट परमिशन ऑफ द अथॉरिटी, फुल स्टॉप। नो सच परमिशन शैल बी इन कंट्रावेंशन ऑफ द मास्टर प्लान ऑब्लिक जोनल डेवलपमेंट प्लान। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 2.1.2 बिल्डिंग परमिशन के संबंध में। दोस्तों इसको मैं शॉर्ट में आपको ब्रीफ कर देता हूं कि बिल्डिंग परमिशन लेने के लिए 3 कैटेगरी मुख्य रूप से बनाई गई हैं। नंबर 1 लो रिस्क कैटेगरी, नंबर 2 मीडियम रिस्क कैटेगरी और नंबर 3 हाई रिस्क कैटेगरी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं लो रिस्क कैटेगरी की। लो रिस्क कैटेगरी में वो बिल्डिंग परमिशंस आती हैं जिनके कि भूखंड का क्षेत्रफल अगर आवासीय है तो 100 वर्ग मीटर तक होना चाहिए और अगर कॉमर्शियल है तो 30 वर्ग मीटर तक होना चाहिए भूखंड का क्षेत्रफल। इन कंडीशंस में अगर आपका प्लॉट है तो आपको सिर्फ 1 रुपया प्रोसेसिंग फीस जमा करा के और बाकी जो अन्य चार्जेज हैं जो मानक के अनुसार लगने हैं वो लगेंगे, लेकिन प्रोसेसिंग फीस के रूप में खाली 1 रुपया जमा कराया जाएगा।
आप रजिस्टर करा सकते हैं और आपके बिल्डिंग के लिए नक्शा ऑटोमेटिकली सिस्टम से ही पास हो जाएगा। लेकिन नक्शा पास होने के पहले जो सूचनाएं आपको अपलोड करनी है वो आपकी जिम्मेदारी है कि वो सूचनाएं सही होनी चाहिए। इस तरह के मानचित्र अपलोड करने के लिए आपको जो पोर्टल है उस पर उस निर्माण के लिए जो आपकी भूमि का लैंड यूज है वो आपको लिखना पड़ता है, भूखंड की लोकेशन डालनी पड़ती है, डिफरेंट फ्लोर्स पर क्या आप बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करना चाह रहे हैं उसका नक्शा बनाना पड़ता है और बिल्डिंग में मानक के अनुसार वांछित पार्किंग की व्यवस्था भी आपको दर्शानी पड़ती है। इतनी सूचनाएं दर्शाने के बाद आपका नक्शा पास स्वयं हो जाता है। बात करते हैं मीडियम रिस्क कैटेगरी के लिए। दोस्तों, इस कैटेगरी में उन भूखंडों को रखा गया है जिनका क्षेत्रफल 500 वर्ग मीटर तक है, भूउपयोग आवासीय है, जिनका लेआउट विकास प्राधिकरण द्वारा पास कर दिया गया है या भूखंड विकास प्राधिकरण या उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद की योजनाओं के अंतर्गत स्थित हैं। भूखंड का क्षेत्रफल 500 वर्ग मीटर से अधिक नहीं होना चाहिए आवासीय भूप्रयोग के अंतर्गत। और अगर आपके भूखंड का भूप्रयोग कॉमर्शियल है तो 200 वर्ग मीटर क्षेत्रफल तक के कॉमर्शियल भूखंडों को भी मीडियम रिस्क कैटेगरी में रखा गया है। इन दोनों कैटेगरी के अंतर्गत आने वाले भूखंडों के लिए आर्किटेक्ट द्वारा पोर्टल पर मानचित्र स्वीकृत के लिए अपलोड किया जाएगा और मानचित्र की जांच की जाएगी और लाइसेंस टेक्निकल पर्सन या एलटीपी द्वारा उसकी जांच के बाद ये सुनिश्चित किया जाएगा कि जो मानचित्र अपलोड किए गए हैं वो स्वीकृत लेआउट के अंतर्गत हैं, जो मानचित्र में भूप्रयोग दर्शाया गया है वो स्वीकृत भूखंड के लेआउट के अंतर्गत जो भूप्रयोग प्रदर्शित किया गया उसके अनुसार है और निर्माण किए गए स्ट्रक्चर का एफएआर, पार्किंग और सभी मानक बिल्डिंग बायलॉज में दर्शाए गए मानकों के अनुसार हैं। इस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अपनी सूचना घोषणा अंकित करने के बाद मीडियम कैटेगरी के नक्शे आर्किटेक्ट के द्वारा ही स्वीकृत कर दिए जाएंगे और फिर उसके बाद आपको डिमांड जनरेट होकर मिल जाएगी। पैसा जमा होने के बाद ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर से आपका स्वीकृत मानचित्र आपको प्राप्त हो सकता है। इन सूचनाओं में कोई गलती पाई जाती है तो जो ऑनर है और लाइसेंस टेक्निकल पर्सन है उसकी सारी जिम्मेदारी होगी। गलत पाए जाने पर मानचित्र निरस्त किए जा सकते हैं और अगर निर्माण कर लिया गया है तो निर्माण पर यूपी अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्ट 1973 के अंतर्गत कार्रवाई की जा सकती है। अब बात करते हैं तीसरी कैटेगरी की। तीसरी कैटेगरी में हाई रिस्क कैटेगरी के मानचित्र रखे गए हैं। तो जो मानचित्र लो रिस्क में नहीं आते हैं, मीडियम रिस्क में नहीं आते हैं, वो सभी मानचित्र हाई रिस्क कैटेगरी में रखे गए हैं। इस कैटेगरी में लाइसेंस टेक्निकल पर्सन द्वारा मानचित्र अपलोड किया जाएगा। सॉफ्टवेयर पर अपलोड होने के बाद मानचित्र संबंधित अभियंताओं द्वारा और टाउन प्लानिंग के अधिकारियों द्वारा उसकी जांच की जाएगी और सक्षम स्तर से उसका अनुमोदन प्राप्त किया जाएगा और स्वीकृत होने के बाद डिमांड जनरेट हो जाएगी। वांछित शुल्क और अनापत्तियां उपलब्ध कराने के बाद आप मानचित्र को सॉफ्टवेयर से डाउनलोड करके प्राप्त कर सकते हैं।